गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बच्चों, पिछले दिन हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को हम लोग आज रिवीजन में देखेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called sentence। शब्दों का वह समूह जो पूरा पूरा अर्थ व्यक्त करता है उसे सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। सेंटेंस पूरा पूरा अर्थ तभी व्यक्त करता है जब उसमें वर्ब होती है। वर्ब के बारे में नोट कर लीजिए ये बात। सांसों की ज़रूरत हो जैसे जिंदगी के लिए, सांसों की ज़रूरत हो जैसे जिंदगी के लिए बस एक क्रिया चाहिए सेंटेंस के लिए, बस एक वर्ब चाहिए सेंटेंस के लिए। सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहले को बच्चों सब्जेक्ट और दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बात की जाती है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, इज अ गुड बॉय ये प्रेडिकेट। क्या है? प्रेडिकेट। अर्थात आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जहाँ से वर्ब प्रारंभ होती है इसके बाद का भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अब हम सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं उसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट के मुख्यतः दो भाग, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर और मेन वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड का दूसरा कोई पार्ट नहीं होता, लेकिन क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। उस दिन हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में यदि मेन वर्ब से पहले दो शब्द आते हैं तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हमेशा मेन वर्ड या हेड वर्ड के बाद होता है। तो उसको एग्जाम्पल में ऐसे देख सकते हैं। मैंने कहा द ग्रीन मैंगोज इन द बास्केट आर श्योर। अब इसको बच्चों हम एक एक पार्ट करके आपको बताते हैं। जैसे इसमें दा है तो दा क्या है बेटा? डिटर माइनर। क्या है? डिटर माइनर। ग्रीन बेटा क्या है? ओके, ग्रीन एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसमें मैंगोज क्या है बेटा? मैंगोज, इसको आप मेन वर्ड भी कहते हैं और हेड वर्ड भी कह सकते हैं। ओके। इसके बाद इन द बास्केट, इन द बास्केट। इन द बास्केट क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके। अगला पार्ट बचता है आर श्योर। ये क्या होगा बेटा? यहां से वर्ब स्टार्ट हो गई। ये बेटा क्या पार्ट, कौन सा पार्ट कहलाएगा?
प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। ओके, तो मैंने जैसे बताया था, यदि किसी वाक्य में मेन वर्ड से पहले दो शब्द आते हैं तो पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हमेशा मेन वर्ड या हेडवर्ड के बाद होता है। अंडरस्टूड? इसको आप नोट कर लें। ओके, इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में जिरेंड और इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जिरेंड क्या होता है या इन्फिनिटिव क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग उसको क्लियर भी करेंगे। तो देखिए, इन्फिनिटिव के बारे में, इन्फिनिटिव के बारे में डेफिनेशन इस तरह है। हेडिंग डालेंगे इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। फिर से स्पेलिंग देखिए, इन्फिनिटिव। 2 प्लस वर्ब, 2 प्लस वर्ब। ओके, जब किसी वर्ब से पूर्व टू जोड़ देते हैं और टू जुड़ा हुआ शब्द हिंदी में ना, नी, ने का अर्थ देता है तो उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें टू वॉक क्या है? इन्फिनिटिव। क्या बच्चों? इन्फिनिटिव। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टू स्मोक इज हार्मफुल। तो इसमें ये इन्फिनिटिव है जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करता है, जो इसमें सब्जेक्ट का काम कर रहा। इसी तरह जिरेंड, जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, अब बोलेंगे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, टू हो या आईएनजी, जब भी किसी वर्ब में जुड़ेगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगी, सेकंड या थर्ड फॉर्म में आईएनजी या टू नहीं जुड़े। अब इसी तरह आप जिरेंड देख सकते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी। जब किसी वर्ब से जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और आईएनजी जुड़ा हुआ शब्द हिंदी में नानी ने का अर्थ देता है तो उसे हम जिरेंड कहते हैं। जिरेंड या इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हम इसी में एग्जाम्पल, इसी में आईएनजी यूज करते हैं, इन्फिनिटिव की जगह जिरेंड इसको बनाते हैं। तो हम करेंगे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ये जिरेंड हो गया जो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, टू स्मोक की जगह पर हम क्या करेंगे? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज हार्मफुल। बच्चों क्लियर है? एनी डाउट? नो? वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। आपसे यही उम्मीद है। अगर कोई डाउट है
Any student can ask without any hesitation. Any doubt? I shall नहीं, I will remove. ओके, इसको आप नोट कर लेंगे। इसी तरह के सब्जेक्ट पार्ट में हम लोग इट और देयर का भी प्रयोग करते हैं। इट डमी सब्जेक्ट है जिसका यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में अर्थ कुछ भी नहीं निकलता हिंदी में। इसी तरह देयर इंट्रोडक्टरी है, इसका भी कुछ अर्थ नहीं निकलता। यूज ऑफ इट ऑब्लिक देयर, इनके भी यूज हम क्लियर करते हैं। जैसे हम हिंदी में देखिए बच्चों 7 बजे, तो 7 बजे को क्या लिखोगे आप? हम लिखते हैं इट इज 7, इट इज 7 o'clock। ओके, 7 बजे। अब देयर का यूज देखिए, हमने कहा देयर आर 20 स्टूडेंट्स in the class, in the class। There are 20 students in the class। क्लियर हो गया? यहाँ पर इट का डमी अर्थविहीन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया। उसी तरह इंट्रोडक्टरी देयर का भी प्रयोग हम अर्थविहीन ही है। अगर हिंदी में हम देखेंगे कक्षा में 20 स्टूडेंट्स, कक्षा में 20 बच्चे। आदर्श, हंसी आ रही कक्षा में, इस बात पे हंसी आ रही। वेरी गुड, पढ़ाई में मन लगाइए। ओके, इसे नोट करिए। ये आपने सब्जेक्ट पार्ट्स अच्छी तरह से पढ़ लिया। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट को पढ़ेंगे। तो प्रेडिकेट को हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। हिंदी में अगर जानना चाहेंगे तो होगा विधेय के भाग, विधेय के भाग। मुख्यतः प्रेडिकेट के 3 पार्ट होते हैं। पहले को हम वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं, और दूसरे को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट। और तीसरे को हम कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी में बात करना ज़रूरी हो जाता है, अच्छी तरह समझ में आता है। हमारी मदर टंग है, वी लाइक आवर मदर टंग। हिंदी में इसको कहते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। और कंप्लीमेंट को बेटा क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक बोलते हैं। अब वर्ब की बात करें, डूइंग और सेइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। वर्ब की काइंड की बात करें तो मुख्यतः वर्ब 2 तरह की होती है। पहली ट्रांसटिव, ट्रांसटिव, और दूसरे को इंट्रांसटिव को।
इंट्रांसिटिव। ओके, ट्रांसिटिव इसको बोलेंगे सकर्मक, इंट्रांसिटिव अकर्मक। इसी तरह ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट के भी दो भाग हो जाते हैं, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है। पहले को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और दूसरे को बोलेंगे डायरेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट। हमने इनडायरेक्ट पहले लिखा, कोई बात नहीं। इनडायरेक्ट को हम सजीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव। और डायरेक्ट को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। पूरक की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। अब पहले हम लोग वर्ब को क्लियर करते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। जैसे हमने लिखा करीना राइट्स आ लेटर, तो यहाँ पर ये वर्ब ट्रांसिटिव है। क्यों? राइट्स के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग है। वे क्रियाएं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं या जिनके साथ ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। इसी को इंट्रांसिटिव करना है, आप आ लेटर को हटा दीजिए। अब ये क्या हो गई? इंट्रांसिटिव। सकर्मक, कर्म के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ जो आते हैं। अब जैसे इसमें ये इंट्रांसिटिव और आपने आ लेटर जोड़ दिया तो ये क्या बन गई? ट्रांसिटिव। ओके, जैसे हमने लिखा दे प्ले, दे प्ले, ये इंट्रांसिटिव है। और हमने अगर आगे लिख दिया क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब। क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। ये वर्ब के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल है, बेस है। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी सेंटेंस की। पूरा खेल तो ग्रामर में सेंटेंस का है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। किसी भी सेंटेंस में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो कोई बात नहीं, वो इनडायरेक्ट भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद आता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसी को अगर इसको यहाँ ले जाइए तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो सब्जेक्ट हो जाएगा। अरे एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ओके, क्लियर है बात। अब यहाँ पर जब किसी सेंटेंस में या किसी वर्ब के साथ ऐसा कह सकते हैं दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो इनडायरेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट बाद में आता है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। हमने कहा राम गिव मी दिस बुक,
अब देखिए इसमें राम गेव मी दिस बुक को हम अ बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। राम गेव मी अ बुक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ दो ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट है और जो अबुक है वो डायरेक्ट निर्जीव है। राम देखिए इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, गेव क्या है, ये वर्ब है। इसको हम शार्ट में लिख देंगे आइडियो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डीओ। डीओ मतलब अच्छा वो डीओ, हाँ ओके, लगे रहो मुन्ना भाई। डीओ का यहाँ अर्थ मैंने लिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ओके। आवश्यकता पड़ने पर इस सेंटेंस को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, राम गेव अ बुक टू मी। इसमें देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है, इनडायरेक्ट बाद। उसका फर्क क्या पड़ा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग। रूल है ग्रामर का कि अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले और इनडायरेक्ट बाद में तो टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर किसी वाक्य में वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट हैं तो इनडायरेक्ट पहले और डायरेक्ट बाद में। यदि इनके स्थान में आप परिवर्तन कर रहे हैं, डायरेक्ट पहले ला रहे हैं, इनडायरेक्ट बाद में ला रहे हैं, तो टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, गेव क्या हो गया, ये वर्ब हो गए, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पहले आ गया और इनडायरेक्ट बीच में आपने प्रीपोजिशन लगाया। अब आइडियो, आइडियो का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने बाद में प्रयोग किया, इसीलिए आपने टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। जब इनडायरेक्ट बाद में ले जाएंगे तो टू या फार प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ओके। इसको नोट कर सकते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है? अच्छे से, ओके। कम कम, कम कम हिंदी में बोल रहे, अंग्रेजी में कम कम आ रहा है, कम कम, अच्छा आता है, आता है, वेरी गुड। आइए आइए और आगे आइए। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कंप्लीमेंट की। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पूरक कहते हैं। इसको सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, वो शब्द जो किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ आकर वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं, उन्हें कंप्लीमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, हमने कहा ही इज अ टीचर, तो इसको कौन कंप्लीट कर रहा है, ही इज, वह है। अर्थ क्लियर है, नहीं है ना? तो ये अ टीचर, ये कंप्लीमेंट, इसे नाउन कंप्लीमेंट कहें। टीचर क्या है, नाउन है, तो इसे क्या बोलेंगे, नाउन कंप्लीमेंट, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी इज ब्यूटीफुल। अब ये क्या है, एडजेक्टिव। शी इज क्लियर नहीं है, शी इज ब्यूटीफुल, अर्थ क्लियर हो गया। इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। और थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा द बुक इज
ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज क्लियर नहीं, हमने कहा कहाँ है, ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसको क्लियर कर लीजिए, लिख लीजिए जहाँ पर डाउट्स हों, कल हम लोग उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।